युवाओं को मार्गदर्शन देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री और युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं के नायक और हम भांजे भांजियों के प्रिय मामा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का तहे दिल से और आपके तालियों की ऊर्जा से स्वागत करते हैं। हम सभी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। और जैसा कि मैंने कहा कि युवाओं के पास सपने बहुत होते हैं। जो सवाल है सर कि मध्य प्रदेश में सुशासन और लोक सेवा प्रदाय के लिए कई सारी योजनाएं चल रही हैं, हम सभी युवा जानते हैं। और सीएम YPDP की शुरुआत जो है वो नागरिक केंद्रित प्रशासन को ध्यान में रखकर की गई है और बहुत सारे युवा इसमें शामिल हैं। तो आज इस कार्यक्रम इस प्रोग्राम के जो सफलतापूर्वक एक साथ पूरे कर लिए हैं, तो इसमें आप आगे क्या आशा रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1 वर्ष पूरा हुआ है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। अनेकों जन कल्याणकारी योजना सरकार बनाती है, समाज के हर वर्ग के लिए बनाती है, लेकिन सिस्टम इतना बड़ा है कि योजनाएं बनाना सरल है, लेकिन ठीक पात्र हितग्राही तक वो पहुंच जाए, ये काम बहुत कठिन है। जिन पर जवाबदारी इन योजनाओं को धरती तक पहुंचाने की होती है, कई बार कोताही के कारण, कई बार लापरवाही के कारण, और कई बार मन में अगर खुद लाभ उठाने की भावना आ जाए तो उसके कारण परफेक्ट जमीन पर नीचे नहीं पहुंच पाते। मेरे मन में एक विचार आया कि हमारा सरकारी तंत्र तो है ही, लेकिन सरकारी तंत्र के अलावा युवा ऊर्जा का उपयोग किया जाए इस बात के लिए कि जो योजनाएं बनाई है, क्या वो सही पात्र भाई बहन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, पूरी पहुंच रही है कि आधी पहुंच रही है, इंपैक्ट कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो कई बार वल्लभ भवन में, जब वल्लभ भवन में मेरा सेक्रेटरीट, जब हम बैठते हैं और समीक्षा करते हैं तो बड़ा अच्छा पिक्चर दिखाई देता है, ये सब चीजें बिल्कुल ठीक है, साहब की जय हो रही है, जनता परम पसंद है, और बाद में पता चला कि जमीन तो ऐसा पहुंच ही नहीं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन ये जरूरी है कि योजनाओं की मॉनिटरिंग सरकारी सिस्टम के बाहर से भी की जाए। और इसलिए मुझे लगा कि इसके लिए युवा ऊर्जा का उपयोग किया जाए, आपका उपयोग। और हमने ये सीएम सरोज बनाया कि 2017 में शुरू की थी, लेकिन 17 के बाद 18 आया, हम 1.25 साल सत्ता के बाहर हो गए, योजना भी बंद हो गई। बाद में फिर कोविड आ गया, कोविड का पहला दौर, दूसरा दौर, लेकिन जैसे ही उससे फ्री हुए, मुझे लगा कि अपने युवा भांजे भांजियों को, चयनित युवा भांजे भांजियों को फिर से इस काम में लगा दिया जाए और वो जमीन पे काम करना है। वो मेरे आंख हैं, वो मेरे कान भी हैं, आंख कम कान ज्यादा क्योंकि मिलना कम होता है। मैं उनसे रिपोर्ट मंगवाता हूँ और कई बार जो मेरी
मॉर्निंग डीसी होती है, उसमें कई पूछताछ मैं इसी आधार पर कर लेता हूं कि ये बताओ ये गड़बड़ क्यों है, और कहीं जरूरत पड़ती तो कार्रवाई भी कर देता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई इस भाव से ऐसी चीजें हमने ये योजना शुरू की है, इसलिए कि सही व्यक्ति तक निश्चित समय सीमा में बिना लिए दिए, बिना किसी कठिनाई के योजना का लाभ मिल जाए। और मैं मानता हूं कि 1 साल अभी पूरा हुआ है, इसमें ये योजना काफी सफल है, लेकिन अभी इसको और आगे नहीं जाना है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर, ये शुरुआत है और सर युवाओं के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है हमेशा लगातार काम कर रही है और यूथ पॉलिसी को लेकर भी आ रही है, तो इसके पीछे क्या प्रेरणा है, ये जितने भी यहाँ युवा हैं ये जानना चाहेंगे, और युवाओं के विकास में इस योजना का जो योगदान है वो आप किस तरह से देखते हैं? मेरे प्रिय बेटा बेटियों, युवाओं के लिए एक ने अनेकों योजनाएं प्रारंभ से हमने बनाने की कोशिश की, और वो योजना ऐसी नहीं कि दफ्तर में बैठ के कुछ अधिकारियों के साथ हमने बना दी। व्यवहारिक जीवन में जो लोगों के कष्ट देखे, तकलीफें देखी, उन कष्ट और तकलीफों को देख के हमने योजना बनाई। मैं उदाहरण देना चाहूंगा लाडली लक्ष्मी का। बचपन से मैंने देखा मेरे गांव में कि मां भी बेटा और बेटी में भेद करती है, बेटे से ज्यादा लाभ और बेटिया से कम प्यार। अब ये परिस्थितियां बदल रही है, लेकिन मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब मैं बच्चा था। मन में दर्द होता था, पीड़ा होती। अरे मैंने ऐसे दृश्य देखे कि बेटे का जन्म हुआ तो खुशियां मनाई गई, ढोल बजवाए गए, सक्षम हवाई फायर भी करते थे कि बेटा आया है। लेकिन बेटी ने अगर जन्म ले लिया तो माँ का चेहरा उतर जाता था और सास तो अग्निमुखी हो जाती थी। कहां से आ गई? अब मैं तब से सोचता था कि बेटा और बेटी दोनों ने एक मां की कोख से जन्म लिया, तो बेटी के साथ ये भेद कैसा? मैंने अपने गांव में रोमांचक दृश्य भी देखे कि पति और पत्नी में झगड़ा हुआ तो पत्नी को पति ने बेहिचक थप्पड़, मुक्का या डंडे से पीट दिया, और अगर कोई बीच में आता था हस्तक्षेप करने तो पत्नी का तुम बोल रहे मेरा आदमी मुझे मारे जाए पीटे। अब मुझे लगता था ये कैसी व्यवस्था है? उस धर्म में से कि बेटा बेटी बराबर माने जाने चाहिए। मैं एक सामाजिक कार्यक्रम में छोटा था तो मुख्य वक्ता नहीं आए तो मुझे खड़ा कर दिया कि तुम बोलो। तो मैंने कहा बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी होगी तो शादी में दहेज के इंतजाम तू करवाएगा। तो मेरे मन में आया कि केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, सिमराज करना। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, केवल विधायक बना, तब मैंने बेटियों की शादी करना शुरू की जो निर्धन परिवारों से आती थी। अपने मित्रों के सहयोग से सांसद के समय मेरा ये काम जारी रहा, और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने ठान लिया तो मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने देना है, बरदान करना है। और उसी में से जन्म लिया लाडली लक्ष्मी योजना। कहानी बड़ी दिलचस्प है। हम मुख्यमंत्री बने, हमने अपने अफसर बुलाए और मैंने कहा कि ये एक ऐसी योजना बनाना है कि बेटी लखपति बन जाए। तो एक दूसरे का चेहरा देख के अफसर मुस्कुराए। फिर उनको लगा कि नया नया मुख्यमंत्री बना है तो कुछ दिन जोश दिखाएगा, बाद में अपने आप ठंडा हो जाएगा। बोले सर इम्पॉसिबल, ये कैसे हो? लेकिन हमने चर्चा की और फिर हमारे अधिकारियों ने बनाई कि बेटी अगर पैदा होगी तो पैदा होती उसके माता पिता के नाम से, उसके नाम से उसके माता पिता के खाते में एक निश्चित राशि 30,000 उस समय तय की डालेंगे।
और उसको पढ़ाई से जोड़ दी। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 11वीं 12वीं में 6,000 और अब तो तहकीक कर दिया कॉलेज में एडमिशन ले तो 12,500, और 18-21 साल की हो जाए तो 1 लाख सीधे। तो मेरा सपना था मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी, और वो सपना 45 लाख 30,000 नारियों। ऐसे मैंने देखा बच्चे कई स्कूल नहीं जाते, दूसरे गांव पढ़ना, विशेषकर बेटियां। मैंने कहा बेटी को भेजते क्यों नहीं? तो बोले दूसरे गांव पैदल कैसे जाए, रास्ते में डर लगता है बेटी दूसरे गांव जाए। उसमें से साइकिल देने की योजना निकल गई। फिर मेरे मन में आया, आप सबको बता दूं, मुझे गर्व है, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। कई बच्चे गरीबी के फीस ना भर पाने के कारण डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाते थे। हमने तय की मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, और उस योजना में तय किया कि 75% अगर बोर्ड की परीक्षा में 12th में अगर बच्चे मार्क्स लेके आएगा तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा, और उसके बाद उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज, बिजनेस मैनेजमेंट के किसी कोर्स में हुआ, प्राइवेट में हुआ, चाहे सरकारी में हुआ, तो फीस चाहे कितनी भी हो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो वो फीस उसके मम्मी पापा नहीं, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। प्रदेश की सरकार योजना बनी है। अभी हमने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बना दी कि जो बच्चे अपना खुद का स्वरोजगार प्रारंभ करना चाहते हैं तो बैंक लोन देगा, लोन की गारंटी सरकार देगी, इंटरेस्ट सब्सिडी देगी 1 लाख से 50 लाख रुपए तक। तो एक ही ऐसी कई योजना बनी, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, खेलकूद की और रोजगार की। उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये योजना बनी, ऐसा नहीं कि नहीं बनी थी, लेकिन आज भी कई समस्या हमारे युवाओं के सामने है। तो हमने तय किया कि अभी भी हम काम कर रहे थे युवाओं के लिए, लेकिन अब एक फिर नए सिरे से वर्तमान चुनौतियों को समेटते हुए एक नई यूथ पॉलिसी बनाई जाएगी, और वो दिन हमने तय किया 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। लेकिन उस दिन हमारे 11-12 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, NRI का हमारा सम्मेलन है 8 को 10 को इंदौर में, और 11 और 12 को है अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो 12 की रात में एक कार्यक्रम में करूंगा, लेकिन एक कार्यक्रम 13 को हमारे बच्चों का किया जाएगा, बड़ा विराट कार्यक्रम है वो, और उसी में यूथ पॉलिसी घोषित की जाएगी। यूथ पॉलिसी सरकार नहीं बनाएंगे, मामा नहीं बनाएगा, आपको बनानी, आपका योगदान चाहिए। लेकिन आज मैं आपसे योगदान मांग रहा हूं, केवल यूथ पॉलिसी के लिए नहीं, सरकार की योजना जमीन में नीचे ढंग से लागू करने के लिए आज मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूं। यूथ पॉलिसी बनाने में यूथ पार्टिसिपेट करे, उसमें कई सेमिनार होंगे, गोष्ठियां होंगी, विचार आएंगे, कॉलेज में भी सुझाव लिए जाएंगे। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, यूथ पॉलिसी बनाने में अधिकतम युवाओं को इन्वॉल्व कीजिए, उनमें क्षमता, प्रतिभा, योग्यता सब, और उनके जो सुझाव आएंगे उन पर विचार करके मध्य प्रदेश सरकार यूथ पॉलिसी बनाएगी, और उस यूथ पॉलिसी को न केवल हम जारी करेंगे, बल्कि उसमें जो प्रावधान होंगे उनको जमीन को उतारेंगे, और जमीन को उतारने में भी आपका सहयोग चाहिए। बोलिए मिलेगा? बिल्कुल। और सर ने युवाओं को एक जिम्मेदारी दी है, आप सबको योगदान करना है। सर, प्रकृति से आपका प्रेम जो है हम सभी देखते हैं, और कई सारे आपके जो पुराने मित्र हैं तो उनसे भी मैंने सुना है कि आप पेड़ों के इर्द गिर्द खेला करते थे, अलग अलग गेम होते थे, और बचपन से ही आपकी प्रकृति प्रेम से हम सभी मुखातिब हैं, और बहुत अच्छे तैराक थे, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और आपके पिताजी जो है वो डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन सर, आप समाज सेवा, जन सेवा में आपका आना हुआ, और आप जन सेवा करना चाहते थे, तो इसके बारे में हम सभी जानना चाहेंगे। एक तो प्रकृति प्रेम की बात कहूँ, ये गांव में नैसर्गिक होता है। मैं 2 खेल का जिक्र आज आपके सामने करना चाहता हूँ। एक खेल का नाम था आती पाती, और तय करते थे कि गांव में या गांव के बाहर
कोई पेड़ होता था तो हम कहते थे आती पाती नीम की पाती, मतलब नीम की पाती लेके आओ। तब तक वो लेने जाते थे तो थूक जाते थे और उनको ढूंढना पड़ता था कहाँ। तो ये आती पाती खेल था, ये भी प्रकृति से संबंधित था। धीरे धीरे शरारत आने लगी तो फिर सोचा ऐसा पेड़ सोचो जिसकी पाती पास न मिले, दूर मिले। तो उसमें होड़ लग गई उनका, आती पाती पीपल की पाती। फिर एक बार हमने कहा आती पाती अचार की पाती, अचार 4 किलोमीटर दूर। और जब तक वो दूर जाते तब तक खाना खा के हम लोग सो गए। ये प्रकृति प्रेम की घटना है। एक खेल और बताओ, उसका नाम था अंडा डाउन। किसी को पता है? पेड़ की डाल पे एक पेड़ से दूसरे पेड़ की डाल को कूदते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि एक आध बार नीचे गिर गया तो हाथ पाथ टूट गया, ऐसी घटनाएं होती थी। लेकिन साहसिक खेल होते थे, लेकिन ये खेल प्रकृति से प्रेम सिखाते थे। और एक राज की बात और बता दो, मेरा गांव नर्मदा जी के किनारे है। तो हमारा खेत नर्मदा जी के किनारे था, गांव से लगा हुआ, लेकिन आखिरी सिरा दूर था। मैं कई बार जब जरा सा भी फ्री होता तो मैं दौड़ के, एक सत्ती घाट था वहां जाता, चट्टान पे बैठता, और मेरी एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती कि भगवान को प्राप्त करना, भगवान की गोद में बैठना है। कैसे बैठना? जैसे ध्रुव बैठा था वैसे बैठना है अपन को। तो मैं भगवान का भजन किया करता था, लेकिन नर्मदा जी को भी देखा करता था। स्वाभाविक रूप से आप सब जो यहाँ नहीं बैठे और मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, देखिए आज धरती के सामने जो संकट है, आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती रहने लायक नहीं रह जाएगी अगर पर्यावरण इसी तरह बिगड़ता रहा तो। दुनिया भी चिंतित है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। अब आप सोचिए, एक तरफ भाषण होते रहे, लेकिन मुझे लगा दूसरी तरफ ठोस काम करें। तो मेरे मन में आया कि सिद्धार्थ जी क्यों न किया जाए कि तू खुद भाषण मत दे, रोज पेड़ लगा। लेकिन मैंने 19 फरवरी 2020 को 19 फरवरी 2021 पेड़ लगाया अमरकंटक में अपनी पत्नी के साथ। और तब से लेके अब तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने पेड़ ना लगाया। मैं भोपाल में रहूं, भोपाल के बाहर रहूं, और अब तो यह हालत होगी कि रोज पेड़ लगाने अलग अलग संस्थाएं आती, भोपाल से बाहर से लोग आते हैं केवल पेड़ लगाने। कई बार मुझे लगता है कि दूर आए पेड़ लगाने, तो 3-3 पेड़ रोज को भोपाल में लगते हैं। मेरा इतना कहना है आपसे कि जितने ऑक्सीजन अपने लिए चाहिए, कम से कम उतनी का इंतजाम तो कर दो पेड़। और इसलिए जरूरी है कि हम अंकुर जैसे कार्यक्रम चलाएं। अब कई लोग जन्मदिन पर पेड़ लगाते हैं, रोज पर नहीं लगा सकते। माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पर पेड़ लगाते हैं। तो पेड़ लगने का सिलसिला लगातार आगे चल पड़ा और ये लगातार आगे चल रहा है। ऐसे ही अनेकों प्रेरक चीजें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। दूसरे के साथ क्या सवाल पूछा था? सर, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पढ़ाई में अच्छे। इधर क्यों आ गया मैं? ये बात सही, मेरे पिताजी को डॉक्टर बनाना चाहते थे और पढ़ने लिखने में मैं ठीक ठाक था। अगर ये कहूँ कि थोड़ा अच्छा ही था तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेहनत से पढ़ता था, काम भी करता था, तो पिताजी को लगा किसान, देखो हर एक किसान की हसरत होती है कि उसका बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। तो जैसा मैं लोअर मिडिल क्लास का था तो मेरे पिताजी की भी इच्छा थी, लेकिन मैं लोगों के दर्द देखता था। अब मैं आपको बताऊं एक किस्सा और सुनाऊं, और तो नहीं हो रहा था? एक किस्सा और सुनाता हूँ आपको। मैं 7वीं में पढ़ता था, 7th में भोपाल में पढ़ता था। मेरे पिताजी चिंतित थे कि बेटे को पढ़ाना है ठीक से ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए, तो 4th पास करके मुझको भोपाल भेज दिया। पहले गुजराती समाज स्कूल में पढ़ा मैं, फिर अलग अलग सरकारी स्कूल में पढ़ा। मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ कि मजदूर को गांव में मजदूरी कम मिलती है। एक बुद्धा करके था, गांव में 2 व्यवस्था थी, एक हरवाही थी और एक चरवाही थी। हरवाहा मतलब हल चलाने वाला जो बड़े काम करता था खेती का, चरवाहा मतलब घर के पशु चराना, गाय बैल। वो जरूरी काम था क्योंकि खेती होती थी ट्रैक्टर से नहीं, खेती होती थी हल से, तो बैल की जरूरत थी। तो जो चरवाहा था वो छोटी उम्र का होता था। हमारा यहाँ चरवाहा था बुद्धा। एक जब वो देर से आया,
सर्दी के दिन थे, हमारी दादी माँ हमें कह रही थी बेटा दब के सो जा, तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन बुढ़ा थोड़ा लेट आया, फटे हुए गाल, आजकल नहीं होता ये, लेकिन जो गांव के होंगे देखा होगा सर्दी में ये गाल फट जाते थे, हाथ और पैर फट जाता थे, लहू चूने लगता था। और उसको बहुत डांट पड़ी, तू देर से खाए को आया। देर मतलब 6 बजे क्यों आया और पहले क्यों नहीं आया? मुझे लगा ये बड़ा अन्याय है, ये तो गलत बात है। मन में ये बात आती नहीं कि कैसे करें, रोज तब बहुत छोटा था, लेकिन जब मैं 7वीं में आया तो मुझे लगा कि गाँव में जो किसानों की हम मजदूरी करते हैं, मजदूर, उनको मजदूरी ज़्यादा मिलनी चाहिए। 2.5 पाई मिलती थी। 2.5 पाई का मतलब समझते हो कोई? नहीं समझते। पाई मतलब एक बर्तन लगता था, पैसा नहीं देते थे, अनाज देते थे, उसमें अनाज भरा और नाप के देते थे। तो मैंने कहा 2.5 पाई की 5 पाई मिलनी चाहिए, बहुत कम है, और काम के दिन तय होना चाहिए। सवेरे से आ जाते और बाद में डांट खाते। तो मैंने मजदूर गाँव के मंदिर पे इकट्ठे किए, छोटा था, कुछ आए कुछ नहीं आए, फिर भी मैंने कहा जितने आए 20-25, मैंने कहा कि देखो लड़ाई लड़नी चाहिए, तुम्हें 2.5 पाई मिलती है, 2.5 पाई में क्या होता है, 5 पाई मिलनी चाहिए। दिन भर मेहनत करते हो, हो कैसे सकता है? हो सकता है कहाँ काम बंद कर, कौन से काम करना है, किसान तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा भैया हो जाएगा, हो जाएगा, कैसे करेंगे? कहा जुलूस निकालते हैं। तो दूसरे दिन जुलूस तय हुआ। गाँव में बिजली नहीं थी, पेट्रोमैक्स थे, वो मिट्टी का तेल रख के और मेंटल बांध के हवा भर के जलाते। तो बड़ी उत्साह से मजदूरों ने जलाया। एक मजदूर ने सर पर रखा और मेरे साथ साथ चले गांव की गलियों में। हमारा नेता शिवराज सिंह 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। जैसे ही जुलूस मेरे घर के दरवाजे पहुंचा, मेरे चाचा जी ने वो लंठ लेके दौड़े, आओ मैं लोगों में 5 पाई। जैसे उनको आते हुए देखा, पेट्रोमैक्स फेंक के मजदूर तो भग गए। अरे मजदूर तो भग गए, लेकिन आदमी जुबान फंस गया। क्या धुनाई हुई है मैं जानता। मेरा वो आंदोलन में खत्म हो गया, मुझे वापस लौटना। लेकिन मन में एक आग जल रही कि नहीं करना है, और उसी आग में तय किया कि डॉक्टर बन के कितनों का इलाज करेगा। रोज 10 का करेगा, 20 का करेगा, 25 का करेगा, 50 का करेगा। सेवा में जिंदगी लगा, बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा काम। और मन में से भाव का दौरा तो नहीं जुट गया। फिर तो इमरजेंसी का विरोध, जेल और पता नहीं कितनी कहानियां हैं, लेकिन तब से ये रास्ता पकड़ लिया, यहाँ तक आ गया। बिल्कुल सर, और इसीलिए मैंने कहा कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हमारे बीच में है। सर, युवाओं को सिखाने के लिए बड़े स्तर पर सीएम इंटर्नशिप स्कीम जो है, इसके तहत मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र कार्यक्रम जो है, इसके अंतर्गत युवाओं को सरकार से बड़े स्तर पर जोड़ने की पहल की गई है। और मुझे ये भी पता चला है कि नवाचार है, और इतने बड़े स्तर पर अगर हम देखें तो देश ही नहीं दुनिया में की गई पहली बड़ी पहल है। तो ये जो स्कूल लाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, हम सभी जानना चाहते हैं। देखो, 52 सीएम फेलो पर्याप्त नहीं है। कई तरह के काम मेरे सामने, जैसे मैंने पैसा एक्ट लागू किया, अब ये लागू तो हो जाता है, जमीन पर लोगों को उतारना, उनको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, अपने अधिकारियों को उपयोग कर पाए, इसके लिए उनको अवेयर करना, उनको तैयार करना, मुझे लोगों की जरूरत है। अकेला मैं नहीं कर सकता, सरकारी तंत्र भी नहीं कर सकता। अब एक अभियान चलाया हमने, सीएम जन सेवा अभियान। देखिए, योजनाएं अनेकों हैं, लेकिन उनका लाभ लेने के लिए कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। सरकारी दफ्तर जाते हैं लोग, अब दफ्तर में कई बार काम नहीं होता, कई बार लौटना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, परेशान लोग होते हैं। और कई बार अगर कोई गलत मानसिकता का कर्मचारी फंस गया तो भेंट दक्षिणा भी मांग लेता है। अब ये कई तरह की चीजें होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना कि जिससे लोगों को सही समय पर लाभ मिल जाए बिना किसी कठिनाई के। और इसलिए हमने चलाया कि जनता सरकार के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाए। हमने अभियान चलाया, सीएम जन सेवा अभियान, और उस अभियान में तय किया कि हर गांव की ग्राम पंचायत में शिविर लगेंगे। हाँ, कर्मचारी अधिकारी गांव में जनता के यहाँ जाएंगे, आवेदन लेंगे, और भाई
जो पात्र हितग्राही है उनको स्वीकृति पत्र देंगे। मुझे बताने में खुशी है 17 सितंबर पीएम श्रीमान नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया था। 31 अक्टूबर तक नए 83 लाख नाम अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत जोड़ दिए गए बिना किसी परेशानी, बिना किसी कष्ट के, बिना कुछ लिए दिए, और अभी उनको स्वीकृति पत्र मिल रहे हैं। अब ऐसे कई काम हैं जो मुझे करवाने हैं, अनेक योजनाओं का नीचे तक क्रियान्वयन मुझे चाहिए, और इसलिए हमने ये मित्र हमारे जो काम आएंगे इस तरह की योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए हमने आपको मित्र बनाने का फैसला किया। आप बनोगे ना मेरे मित्र? अरे जोर से बोलो, बनोगे? मिलकर करेंगे। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। क्या जिंदगी अर्थपूर्ण बन जाएगी। और ये ऐसा भी नहीं है कि मामा इस चक्कर में फ्री में ही करवाते रहो। इसके लिए मिनिमम व्यवस्थाएं भी हम कर रहे हैं। ये सीखेंगे, हमारे में सहयोग भी करेंगे और सीखेंगे भी। ये अद्भुत इस व्यापक पैमाने पर मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा पीएम जन मित्र कार्यक्रम बना हो, और मुझे पूरा विश्वास है इन युवाओं के बल पर मैं सुशासन को 100% जनता के लिए जमीन पर लाकर रहूंगा। सर बिल्कुल, और हमारे बीच में बहुत सारे युवा हैं, और हम सबके लिए गौरव की बात है कि भारत को G20 समिट 2023 जो है इसमें अध्यक्षता का अवसर मिला है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं, हमें बताइए। मैं गर्व से भरा हूँ। देश का माथा उन्नत, सीना चौड़ा हुआ। आजादी के पहले तो सवाल ही था G20 का, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। हमारे लिए गर्व का। G20 की आप जानते हैं, G20 दुनिया के कुछ प्रमुख देशों का समूह है जिसका GSDP में योगदान 85% है। सारे प्रमुख देश इस पर शामिल हैं। वो इकट्ठा होते हैं, सामूहिक विषयों पर विचारों का आदान प्रदान होता है, समस्याओं का समाधान निकालने के प्रयास होते हैं। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा फोरम है। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी यहाँ बैठे हुए हैं। G20 की अनेक बैठकें देश में भी, और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा हृदय से। पहले G20 के बारे में सोचते तो दिल्ली में मीटिंग कर लो, मुंबई में कर लो, और 2-4 बड़े शहरों में कर लो, लेकिन पहली बार ये हुआ प्रधानमंत्री जी ने तय किया हर प्रदेश में G20 की बैठक होगी, हर प्रदेश में, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। हमें भी G20 की 7 मीटिंग, 7 बैठकें करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इंदौर में भी, खजुराहो में भी, भोपाल के लिए भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए हमारे सामने मौका, जिससे मेरे मन में क्या विचार आ रहा है, विषय, समस्याएं, उनके अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, उनकी चर्चा को ग्रुप से करेंगे। लेकिन मुझे मौका मिला है मध्य प्रदेश की मार्केटिंग में पूरी दुनिया के सामने करूं। बैठक में G20 के अलावा 11 और प्रमुख देश था, 11 और प्रमुख देश। अब मध्य प्रदेश पूरी दुनिया में कैसे जाए, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश की संस्कृति, यहाँ के जीवन मूल्य, यहाँ की परंपराएं, यहाँ का खान पान, यहाँ की लोक कला, यहाँ के नृत्य, यहाँ की तहजीब, यहाँ का शिष्टाचार, अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए। वसुधैव कुटुंबकम प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम उसको ढंग से जमीन पे अपनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। तैयारियां हमने शुरू कर दी, कोई भी कमी ना रहे। और हमारी कोशिश है कि दुनिया की प्रमुख समस्याओं पर मध्य प्रदेश की धरती पर विचार विमर्श, चिंतन भी हो,
समाधान भी निकले और जो आए वो भारत की संस्कृति, परंपराएं, आतिथ्य, सत्कार सब देख के गदगद होते हुए जाए। इंदौर देश का स्वच्छतम शहर है, मध्य प्रदेश देश का स्वच्छतम राज्य है। खजुराहो में हमारा अलग खजुराहो महोत्सव होता तो उससे भी हमने आयोजन को जोड़ा है। एक दुर्लभ अवसर है मध्य प्रदेश को दुनिया के सामने लाने का। प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा है वो काम चिंतन और मनन के द्वारा होगा। व्यवस्थाओं के जरिए मध्य प्रदेश को पूरे विश्व में स्थापित करना है। बिल्कुल सर। और सर, आपके पिताजी आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं कहूँगी कि हिंदुस्तान का दिल जो है वो मध्य प्रदेश है और आपने हमारे मध्य प्रदेश को, हमारे दिल को बिल्कुल साफ सुथरा और उन्नतिशील बनाया है। इसके लिए हम सभी युवा सहृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। सर, आगे जो मेरा सवाल है ये हम सब युवाओं के साथ ऐसा होता है। आप राजनीतिक जीवन में हैं और बहुत सकारात्मक ऊर्जा हम आपको देखते हैं कि 24 घंटे सुबह से लेकर शाम आप में वो ऊर्जा बरकरार रहती है और बहुत पॉजिटिव ऊर्जा का संचार आप करते हैं, हमें भी मिलता है। लेकिन कई मुश्किलों का सामना भी आपको करना पड़ता होगा। खुद को कैसे संभाला? और अगर आज हम देखें तो हम युवाओं को कई सारी एंजाइटी होती है, डिप्रेशन बहुत नॉर्मल है। अगर कुछ काम नहीं बनता है तो परेशान अवसाद में आ जाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप क्या मंत्र देंगे, सीएम मंत्र क्या है युवाओं के लिए? व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। इसमें ताली जरा जोर से बजाओ। सचमुच मैं अपने अनुभव से बता, आप जो सोचते हैं कि मुझे करना है, आपने टारगेट फिक्स कर लिया, टारगेट कैसे अचीव करेंगे उसका रोड मैप बना लिया और उस रोड मैप पे आप अनुशासन और मेहनत दोनों के साथ चले तो सफलता सुनिश्चित है। ये हो ही नहीं सकता कि